गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या आप ये कह सकते हो हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें और जिससे पढ़ाने में मुझे भी इंटरेस्ट आए, मेरा भी उत्साहवर्धन हो। और आप भी जब क्लास नई स्टार्ट हो रही है तो अभी से मेहनत करें और इसी आज आप जिस जोश में हो, आप जिस पैशन के साथ हो, वही जोश आपका अंत तक रहे। और फिजिक्स को इसी प्रकार से आप पूरी साल पढ़ जाओ एक जोश के साथ। अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत में तो जोश में रहते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन बाद में लूज हो जाते हैं। तो आपको अपनी रफ्तार को बढ़ाना ही है, ना कि कम करना। तो आज पहली क्लास है तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो आपकी जो सेकेंड फिजिक्स है, NCERT की सेकेंड फिजिक्स 12th क्लास, उसका जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाशिकी का। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। बाकी जूम ऐप पर चल ही रहा है, सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे जूम ऐप पर सभी बच्चे क्लास लें। तो वहाँ में पहली फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है और यहाँ सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर। इस प्रकार हम जब दो प्लेटफॉर्मों पर पढ़ेंगे तो दोनों प्लेटफॉर्मों पर फिजिक्स हमारी स्पीड पकड़ जाएगी। तो इस प्रकार से चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं प्रकाशिकी के साथ। और आप सभी बच्चों के लिंक को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। तो आज की अपनी फिजिक्स कौन सी है? प्रकाशिकी। तो हम कंटिन्यूस इस पहले प्रकाशिकी को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में परमाणु भौतिकी या आप जो भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट करोगे उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो अपना जो चैप्टर है उसका नाम है किरण प्रकाशिकी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रकाशिकी क्या है। तो प्रकाशिकी आपके चैप्टर का नाम है, नवा चैप्टर है, सेकंड फिजिक्स का चैप्टर है। तो आप ये कह सकते हो कि पहला चैप्टर सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर और फर्स्ट फिजिक्स से देखा है तो 8 चैप्टर पहली फिजिक्स में और 9वें चैप्टर से सेकंड फिजिक्स है आपकी। तो नवा चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। अब देखो किरण प्रकाशिकी पढ़ने से पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रकाशिकी जो किरण प्रकाशिकी है ये किसकी शाखा है। तो ध्यान रखना कि हम जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं। मुख्यतः ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के 2 भाग होते हैं, एक तो किरण प्रकाशिकी और दूसरी होती है तरंग प्रकाशिकी। तो पहला पार्ट तो क्या है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ, मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक तीसरा भाग भी है जो क्वांटम फिजिक्स है, वो भी प्रकाशिकी का ही भाग है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे आपके जो 12th क्लास में सेकंड फिजिक्स है, इसमें नवा चैप्टर है वो तो किरण प्रकाशिकी का दिया हुआ है, 10वां चैप्टर है वो तरंग प्रकाशिकी का दिया हुआ है और 11वां चैप्टर है वो क्वांटम फिजिक्स का है। क्वांटम वो भी एक प्रकाशिकी प्रकृति है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ। तो मुख्यतः प्रकाशिकी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो प्रकाशिकी को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2 भागों में। नंबर 1 कौन सी है? किरण प्रकाशिकी। नंबर 2 कौन सी है? तरंग प्रकाशिकी। तो जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया हमने? 2 भागों में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाशिकी है क्या। तो शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि प्रकाशिकी क्या है। शब्द क्या कह रहा है? प्रकाशिकी मतलब प्रकाश के बारे में अध्ययन। तो ये फिजिक्स की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की क्या है? शाखा। अब इस शाखा में हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश की, अर्थात प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रकाश जितनी भी घटनाएं प्रदर्शित करता है, जैसे आपने पढ़े होंगे अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, ये सब क्या है? प्रकाश की घटनाएं हैं। तो प्रकाश की जितनी भी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम प्रकाशिकी कहेंगे। तो संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुणधर्म, अर्थात प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। किरण प्रकाशिकी, इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स, और तरंग प्रकाश की, इसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स।
तो इस प्रकार से जो ऑप्टिक्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाश की मतलब वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ जो आपका चैप्टर, नवा चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर बोला जाए तो कौन सा है, जिसमें पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की। तो चैप्टर का नाम क्या है, किरण प्रकाश की। तो कहने का मतलब ये है कि हम किरण प्रकाश की के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर तरंग प्रकाश की को पढ़ लेंगे। उसके बाद में इसका एक तीसरा पार्ट और है, मुख्य भाग तो ये हो गए, तीसरा पार्ट है क्वांटम फिजिक्स, वो भी प्रकाश की ही प्रकृति है, वो हम 11वें चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम 11वां चैप्टर किरण प्रकाश की। अब जब किरण प्रकाश की पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि प्रकाश क्या है। अरे प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही प्रश्न उठता है कि प्रकाश के बारे में जानने के लिए कि प्रकाश क्या है। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तो प्रकाश के इतिहास के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, और क्रमबद्ध जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उनको हम सभी को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ लेते हैं। तो समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो किरण प्रकाश की फिजिक्स कौन सी है, या आप ये कह सकते हो प्रकाश की फिजिक्स कौन सी है। भाई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा उसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किरण प्रकाश की। यहाँ प्रकाश की कौन सी प्रकृति होगी, क्या प्रकाश का इतिहास है। सबसे पहले तो प्रकाश का इतिहास ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की पढ़ने से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि प्रकाश क्या है, होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, ये अपना प्रश्न है। तो इसको जानने के लिए तो सबसे पहले तो आपको ये घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट वर्तमान में प्रकाश कितनी घटनाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको पता होगा प्रकाश लगभग 10 से 11 घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी है। तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन सी घटनाएं। तो देखो जो प्रकाश है वो कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे एक तो प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, आपने खूब पढ़ा हुआ 10th क्लास तक। तो प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण ये भी एक प्रकाश की घटना है। तो पहली घटना कौन सी है, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, एक प्रकाश की कौन सी घटना हो गई, पहली। दूसरी घटना अपवर्तन, आपने पढ़ा होगा, परावर्तन पढ़ा होगा। तो अपवर्तन, अपवर्तन। नंबर 3 परावर्तन। नंबर 4 विवर्तन, शब्द सुना हुआ, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण। आपने ध्रुवण भी सुना होगा, ध्रुवण, बड़ विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये प्रकाश की घटनाओं के नाम हैं। और आप कहोगे सर अबे इनको अभी पढ़ा दो, तो मैं आपको विस्तृत ही पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि हम जब पूरी ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स के अलग अलग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई भजन थोड़ी गाएंगे, ये हम फिजिक्स के भजन गाएंगे। और वो भजन कौन से होंगे, नाम आपको पता है कि प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इस प्रकार से उनका टाइटल होगा। तो हम इनको गाएंगे, ठीक है। तो इनको इन्हीं चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब 7वां पॉइंट क्या है, वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है। तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। 8वां प्रकीर्णन। 9वां, ये तो घटनाएं और भी ज़्यादा हो गई, मैं आपको 10-11 बता रहा था, और भी ज़्यादा घटनाएं हो जाएंगी जो वर्तमान में ज्ञात घटनाएं। तो देखो प्रकीर्णन। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, नाम तो आपने सभी के सुने होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव। और नंबर 11 कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव।
और भी हैं, जैसे स्टोक प्रभाव है, जीमान प्रभाव है, तो उनको छोड़ दो। मुख्य घटनाएं तो यही हैं। तो प्रकाश की वर्तमान में ज्ञात घटनाएं कितनी हैं? मुख्यतः बोला जाए तो 11 घटनाएं हो गई, बाकी तो स्टोक प्रभाव, जीवन प्रभाव भी है। तो देखो पहला क्या हो गया, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अपवर्तन, परावर्तन के बारे में आपने खूब पढ़ा है। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनके नाम आपने खूब सुने हैं भाई, नाम तो सुने ही सुने हैं। अब वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये आपने पढ़ा भी है 10th तक। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्रह्मन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनके आपने नाम तो सुन ही लिए होंगे 10th क्लास तक। अब इनको विस्तृत हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है, कि समय समय पर प्रकाश के बारे में क्या मत रहे। मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश है, जैसे जैसे प्रकाश के बारे में सिद्धांत आते गए, प्रकाश उतना ही रहस्यमय बनता गया। प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानना उतना ही कठिन होता गया जितने नए नए सिद्धांत आते रहे। ये आप विरोधाभास जरूर कह सकते हो, क्योंकि नए नए सिद्धांत आ रहे हैं जिसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता, फिर नए नए सिद्धांत आ जाएं और वह और भी रहस्यमय बनता जाए, अर्थात उसके बारे में और भी पता लगाना मुश्किल होता जाए, ये एक विरोधाभास है। लेकिन वहाँ प्रकाश एक वह उदाहरण है जहाँ नए नए सिद्धांत आने के बावजूद भी एक इतना कठिन होता गया उसको जानना कि जिसकी कोई हद। आज भी हम प्रकाश को नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में प्रकाश क्या है। तो मैं आपको वो हिस्ट्री सुना देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में जैसे पटवारी है, जो भी जनरल साइंस वाले एग्जाम है, जो हाई लेवल के एग्जाम है, IIT नीट, उसमें तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो जनरल साइंस वाले हैं, जैसे पटवारी पुलिस है और जो सचिव है, सेक्रेटरी होता है, ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसमें से अगर ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आता है तो उनकी हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन नारंगा इनकी मैंने नोट्सों में कम चर्चा की है, इनकी सन वगैरह नहीं लिखी है, क्योंकि नोट्सों में ये जो सन है इसकी इनकी सन नहीं पूछी जाती कि ये घटना कब हुई थी, ये जीके में पूछी जाती हैं। तो यहाँ तो केवल सिद्धांतों की बात की जाती है भाई, फिजिक्स में केवल सिद्धांतों की बात की जाएगी, किसी भी कंपटीशन में भी आएगा तो वहाँ सन पूछने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ठीक है, वहाँ केवल सिद्धांत पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ सन इसलिए बताऊँगा, आपको आइडिया रहेगा कि कब से स्टार्टिंग हुई थी इन सिद्धांतों की और कब इनकी समाप्ति हुई थी। हालांकि समाप्ति तो प्रकाश के बारे में अभी तक हुई नहीं है, लगातार जारी है कि प्रकाश क्या है। इस प्रश्न का आंसर लेने के लिए अभी भी वैज्ञानिकों का प्रयास जारी है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम पढ़ करके अपना इतना प्रयास कर लेते हैं कि अब प्रकाश की स्थिति अब कहाँ है। तो सबसे पहले देखो, प्रकाश के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो रेने दकार्ते साहब ने बताया था। किसने बताया था? रेने दकार्ते। 1637 की बात है। कब की बात है? और रेने दकार्ते साहब ने बोला था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में, प्रकाश किसके रूप में? कणों के रूप में संचरित होता है, जिसे आप कह सकते हो उनका कणिकावाद का सिद्धांत। तो रेने दकार्ते का कणिकावाद का सिद्धांत 1637 में आया और उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा था, बस इतना कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। इतना कहकर के उन्होंने कोई विस्तृत चर्चा नहीं की इसके बारे में, कोई विस्तृत ऐसे सफर व्याख्या नहीं की थी, कोई समीकरण नहीं दिए थे, केवल इस कथन को उन्होंने कहा था। तो नंबर 1 बात की जाए तो सबसे पहले नंबर 1 रेने दकार्ते का कणिकावाद सिद्धांत। तो रेने दकार्ते का कणिकावाद सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कब हुआ था? 1637 में, 1637। अब देखो इन्होंने क्या बताया, ये मैंने नोट्सों में नहीं लिखा है, इनमें शॉर्ट वर्णन किया, जो काम की चीज़ें वही इनका आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते चलें, ठीक है। तो रेने दकार्ते साहब ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया? प्रकाश किसके रूप में संचरित होता है? प्रकाश कणों या कणिकाओं को कह सकते हो। कणों की जगह क्या है? कणिकाओं के, वही कणिकाओं का अर्थ कणों से ही होता है। तो कणिकाओं के रूप में प्रकाश कणिकाओं के रूप में संचरित होता है, संचरित होता है। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले रेने दकार्ते साहब ने बताया था कि प्रकाश
कणों के रूप में या सूक्ष्म कणिकाओं, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में संचरित होता है। बस इतना कह के ये फ्री हो गए। अब उसके बाद ये बात कब की है? 1637 की, काफ़ी पुरानी बातें हैं। अब इसके बाद में न्यूटन साहब आए, मैं बात कर रहा हूँ 1660 की। तो न्यूटन साहब ने इसी कणिकावाद सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इसके बारे में जो विस्तृत बताया था वो किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। और ध्यान रखना उस टाइम न्यूटन साहब का काफ़ी अच्छा दबदबा था। दबदबे का मतलब समझते होंगे आप कि उस टाइम न्यूटन साहब ने कई रिसर्च की थी। न्यूटन ने अपने गति के समीकरण दिए थे, अपने गति के नियम दिए थे। तो इस प्रकार से और उन्होंने जितने भी नियम दिए थे तो उस टाइम न्यूटन का काफ़ी अच्छा दबदबा था, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। तो उस टाइम न्यूटन साहब ने जो कह दिया तो वहाँ किसी दूसरे साइंटिस्ट को बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो उस टाइम 1660 में न्यूटन साहब ने इस कणिकावाद सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो इन्होंने देखो किस प्रकार से व्याख्या की। व्याख्या करने का मतलब ये होता है कि इन्होंने इस सिद्धांत की सहायता से ये जो घटनाएं हैं इनको सिद्ध करने का प्रयास किया, अर्थात इनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। उस टाइम केवल 3 घटनाएं याद थी। प्रकाश का रेजोरेखीकरण, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ? न्यूटन साहब के 1660 के टाइम की बात थी कि उस टाइम प्रकाश का रेखीय संचरण, अपवर्तन और परावर्तन, केवल इन्हीं घटनाओं के बारे में जानते थे, बाकी इन घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि इनके लिए यही चुनौती है कि इन सभी घटनाओं को अगर जो सिद्धांत सिद्ध कर देगा वही सिद्धांत सफल है। तो न्यूटन साहब ने अपने कणिकावाद सिद्धांत की सहायता से इनको सही सिद्ध कर दिया। अब कैसे किया वो समझ लो। तो इसके बाद में 1660 की बात है, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। नंबर 2, न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत की व्याख्या, या आप कह सकते न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत की व्याख्या की। न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत की व्याख्या की। अब ये कब की थी? 1660 में। कब की बात है? 1660 की बात है। अभी उन्होंने कैसे व्याख्या की? इन्होंने क्या किया कि प्रकाश का रेखीय संचरण, अपवर्तन और परावर्तन की घटना को इन्होंने समझा दिया था। तो इन्होंने किस किस को समझाया था? इन्होंने प्रकाश का रेखीय संचरण, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, रेखीय संचरण, रेखीय संचरण का मतलब होता है सीधी रेखा में गमन करना। तो रेखीय संचरण, अपवर्तन व परावर्तन को कणिकावाद सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया। देखो कणिकावाद सिद्धांत द्वारा इन्होंने क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट कैसे किया था? इन्होंने बताया देखो कि प्रकाश है वो प्रकाश स्रोत से सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश स्रोत से, जैसे बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है वो सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकल रहा है। और उन्होंने बताया यदि इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है तो ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने रेखीय संचरण के बारे में बताया था। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में होता है। तो ये इन्होंने बता दिया था। तो आप इसको लिख लेना या फिर इतना ही बहुत है। तो अब सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलेगा तो जब कोई माध्यम में अवरोध नहीं होगा तो वो एक सीधी रेखा में गमन करेगा। अब इन्होंने बताया था अपवर्तन परावर्तन के बारे में। तो इन्होंने कैसे बताया? देखो कि जैसे पहले अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के लिए इन्होंने बताया कि जैसे ये कोई अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल तो समझ रहे होंगे, अरे ये एक ऐसा तल है जो कैसा है? अपवर्तक। अपवर्तक मतलब इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक में अंतर है, अपवर्तनांक में अंतर है। माना कि ये सघन है, ये कैसा है? सघन। ऊपर वाला कैसा है? विरल है।
तो जब कोई प्रकाश किरण, आपने खूब ये परिभाषाएं पढ़ी हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो उस टाइम इन्होंने तो कण माने थे, तो मैं यहाँ कण लेके जाऊँगा, तो यहाँ कणों के रूप में प्रकाश गया और ये अवलंब की ओर झुक गया। और ऐसे ही जब सघन से विरल में जाएगा तो अवलंब से दूर हट जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने किसकी व्याख्या की? अपवर्तन की व्याख्या की। अब देखो यहाँ अगर तल कैसा हो जाए, परावर्तक हो जाए, तो इन्होंने वही क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू कर दिया यहाँ भी कि जैसे जो कण है, जैसे इसको अवलंब मान लो, तो प्रकाश कणों के रूप में जब किसी परावर्तक तल पर आपतित होता है तो वह उस पर दाब डालता है। क्या डालेगा? दाब डालेगा। और जब दाब डालेगा, क्यों कण तो है ही, कण है तो किसी तल पर दाब भी डालेंगे, और तल परावर्तक है तो वह उतने ही परिमाण का दाब वो डालेगा, तो वह प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने किसकी व्याख्या कर दी थी? परावर्तन की। और इन्होंने समझा दिया कि यहाँ आई इक्वल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ भी साइन आई और साइन आर कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ साइन आर या साइन आई और साइन आर का अनुपात कैसा हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ये किसका नियम था? ये किसका नियम था? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियत। ये स्नेल का नियम था अपवर्तन के लिए। तो इन्होंने इस प्रकार से इसको बता दिया। तो यहां तक बात क्लियर है। तो इसी प्रकार से उन्होंने घटना की व्याख्या की। लेकिन जब इनसे ज़्यादा पूछा गया, ज़्यादा पूछने का आपके माइंड में भी ये बात आई होगी कि सर ये कण ऐसे कैसे झुक गए? भाई प्रॉब्लम तो है कि कण आए और सघन माध्यम में झुक गए, विरल माध्यम में अवलंब से दूर हट गए, तो ऐसा क्यों हुआ? जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन फोको साहब थे, एक साइंटिस्ट का नाम है फोको। तो फोको साहब ने कहा कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ कि ये कण इधर ही क्यों झुके अवलंब की तरफ? अरे सघन माध्यम है तो ये कण अवलंब की तरफ ही क्यों झुके, दूर क्यों नहीं हटे? तो इसका जवाब न्यूटन साहब नहीं दे पाए। लेकिन फोको साहब, जो फोको एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि सघन माध्यम में इन कणों का वेग कम हो जाता है और विरल माध्यम में इन कणों का वेग बढ़ जाता है। तो जब सघन माध्यम में वेग कम होगा तो पहले जो स्थिति थी, जिस कंडीशन में पहले आ रहे थे, उस स्थिति से विचलित तो होंगे। आपको उधर विचलित क्यों नहीं हुए? जब वेग कम हुआ है तो अवलंब की ओर ही विचलित होंगे। तो ये किसने बताया? फोको साहब ने बता दिया। और ऐसे ही यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि परावर्तन हो रहा है, तो दाब वाली कंडीशन उनकी चल गई। तो यहाँ तो न्यूटन साहब का सिद्धांत काम कर गया। तो ये तो समझ में आ गया। ये फोको साहब ने इस विवाद को ख़त्म किया क्या कह करके कि जब कोई प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो कणों के रूप में प्रवेश कर रहा है न्यूटन के कड़कावाद सिद्धांत के अनुसार। अभी हम न्यूटन के कड़कावाद सिद्धांत के अनुसार 1660 की बात कर रहे हैं। तो थोड़े से माइंड को उधर लेके जाओ, क्योंकि हमें तो पता है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। तो थोड़ा सा हम तब की बात कर रहे हैं, तो माइंड को वहीं सेटल रखो कि कणों के रूप में आपतित कराना है हमें। और फिर जब विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकाएंगे, क्योंकि फोको साहब ने कहा था कि विरल से सघन में जाने पर उसके वेग में कमी आती है, वेग में कमी आएगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी इसको आप नोटबुक में लिख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यहाँ न्यूटन साहब ने जब ये सिद्धांत दिया था तो यहाँ हाइगेंस साहब भी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो भी अपना सिद्धांत देना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम न्यूटन साहब की अच्छे दबदबे होने के कारण हाइगेंस साहब कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं दिया। लेकिन जब इन घटनाओं को देखा गया और कुछ समय पश्चात क्रमवाइज इन घटनाओं का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, या आप ये कह सकते हैं इन घटनाओं को देखा गया। तो जब इन घटनाओं को देखा गया तो जब पता चला कि विवर्तन भी होता है, प्रकाश विवर्तन भी प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण भी प्रदर्शित करता है, ध्रुवण भी प्रदर्शित करता है, तो हाइगेंस साहब ने फिर अपना एक नया सिद्धांत दिया। क्योंकि जब इन घटनाओं को देखा गया, न्यूटन साहब से पूछा गया तो अब इनको सिद्ध करो, तो न्यूटन साहब वहाँ वाइब्रेशन मोड पर भी नहीं, साइलेंट मोड पर आ गए। तो जब इतने साइलेंट मोड पर आ गए तो बताओ अब कैसे काम चलेगा? तो अब हाइगेंस साहब को बोलना ही बोलना है। हाइगेंस साहब तो बहुत पहले भी सिद्धांत देना चाह रहे थे न्यूटन के टाइम पर ही, लेकिन न्यूटन साहब थे उनके समय उनका बहुत ही अच्छा दबदबा होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन अब इनको बोलने का चांस मिल गया। कब? जब न्यूटन साहब बिल्कुल चुप हो गए, जब इन घटनाओं को देखा गया और उनसे कहा गया कि आप इन घटनाओं को स्पष्ट कीजिए अपने कड़कावाद सिद्धांत की सहायता से। तो यहाँ उनका सिद्धांत असफल हो जाता है। और इसके बाद में अब देखो प्रकाश के बारे में जितने सिद्धांत आएंगे उतनी ही यह प्रकाश के बारे में जानना
रहस्यमय बनता जाएगा और यह उतना ही कठिन होता जाएगा कि प्रकाश क्या है, ये प्रश्न उतना ही कठिन होता जाएगा जितने सिद्धांत आते जाएंगे। आप लास्ट तक देखोगे कि इसकी कठिनता में किस प्रकार से वृद्धि होगी। तो देखते हैं कि इसके बाद में, देखो मैं इसको अब मिटा देता हूँ कि न्यूटन साहब के बाद में कौन आए, हाइगेंस साहब। 1678 की बात है, देखो ये 1660 में पहुँच गए। इसके कुछ टाइम बाद 1678 में हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तरंग सिद्धांत। तो उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत की सहायता से इनमें से कई घटनाओं को सिद्ध किया। ध्यान रखना उनकी भी कमियां रहीं, वो 2 घटनाओं को सिद्ध नहीं कर पाए। उस टाइम तक जो घटनाएं ज्ञात थीं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो घटनाएं ज्ञात थी उनमें से 2 घटनाओं के बारे में हाइगेन साहब भी नहीं बता पाए। वो कौन सी है, प्रकाश का रेखीय संचरण और ध्रुवण। इन बाकी घटनाओं को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो कुल मिला के जितने भी सिद्धांत आएंगे वो इसमें से कुछ न कुछ घटनाएं रह जाएंगी। तो इसलिए ये प्रश्न उतना ही कठिन होता जाएगा कि प्रकाश क्या है। तो समझ लेते हैं कि हाइगेन साहब ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और उस टाइम केवल अनुदैर्ध्य तरंगें तथा यांत्रिक तरंगें ज्ञात थीं। उस टाइम कौन सी तरंगें ज्ञात थीं, यांत्रिक तरंगें ज्ञात थीं और यांत्रिक तरंगों का भाग अनुदैर्ध्य के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो इन्होंने बताया कि जो भी प्रकाश तरंगें हैं वो यांत्रिक तरंगें हैं, अर्थात उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तीसरा पॉइंट क्या है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हम 1660 तक बात कर चुके हैं, अब 1678 की बात करेंगे। तो जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा जरूर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। देखो तीसरे पॉइंट में क्या है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेन साहब का तरंग सिद्धांत ये 1678 की बात है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1678। तो देखो इन्होंने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब इनको जब ये पूछा गया क्या इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने कहा कि हाँ इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इनका कहना ये मजबूरी बन गया था क्योंकि हाइगेन साहब के टाइम 1678 में हाइगेन साहब के टाइम केवल यांत्रिक तरंगें ज्ञात थी। और आपने 11वीं क्लास में यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ा होगा कि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब हाइगेन साहब क्या कहें, तो इनसे पूछा गया क्या जो प्रकाश है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इनको कहना पड़ा कि हाँ इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने हाइगेन साहब ने अपने तरंग सिद्धांत के अनुसार बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये किसने कहा, हाइगेन साहब ने अपने तरंग सिद्धांत के अनुसार। और इन्होंने ये भी बताया कि जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आता है, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन साहब ने बताया कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो इनको पूछा गया कि तो प्रकृति में कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो वहाँ हाइगेन साहब ने फिर वैसे ही एक तुक्का लगाया। तुक्का जानते हो, तो इन्होंने बोल दिया कि इस प्रकृति में एक ईथर माध्यम है, ऐसा कोई माध्यम नहीं है, वैसे ही बोल दिया। इसका प्रूफ भी किया था इस ईथर माध्यम ने। तो ये समझ लो कि 2 साइंटिस्टों के 4-5 साल बर्बाद किए। 4-5 साल क्या, उनकी ये समझ लो ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
भाई वो और दूसरी रिसर्च करते इतने टाइम में। तो इस प्रकार से तो इन्होंने वैसे ही बोल दिया कि जो तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की हैं। तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो संचरित होंगी, तो वो जिस माध्यम में संचरित होंगी वो ईथर माध्यम होगा। तो एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। तो यहाँ माध्यम प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेन साहब ने एक ईथर माध्यम की कल्पना की। तो हाइगेन ने ईथर माध्यम की कल्पना की, अर्थात अब ये किसमें संचरित हो रहा है प्रकाश? ईथर माध्यम में संचरित हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग संचरित हो रहा है? हाइगेन साहब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक बात कंप्लीट समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आती है इनके द्वारा घटनाएं सिद्ध करने के मामले में। तो जब घटनाएं सिद्ध करने के मामले में बात आती है तो इन्होंने जो घटनाएं सिद्ध की, तो हाइगेन ने जो घटनाएं सिद्ध की गई इस सिद्धांत से किस किस को स्पष्ट किया गया? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इनको स्पष्ट किया गया, जबकि द्विरेखीय संचरण और ध्रुवण को स्पष्ट नहीं किया जा सका। तो यहां हम लिख सकते हैं इस सिद्धांत से अपवर्तन, परावर्तन। अब जो कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा घटना को प्रदर्शित नहीं किया गया या घटना को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। तो आपको क्या टिक करना है? ध्रुवण। ऐसे डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा किस घटना को सिद्ध नहीं किया गया, या न्यूटन के कड़कावाद सिद्धांत द्वारा निम्न में से किस घटना को सिद्ध नहीं किया गया, तो वहां क्या होगा? ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रकाश का रेखीय संचरण, अपवर्तन और विवर्तन और परावर्तन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिल गए। तो उसमें क्या करेंगे हम? न्यूटन के कड़कावाद सिद्धांत द्वारा निम्न में से घटना को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, 3 तो ये ऑप्शन होंगे, चौथा ऑप्शन विवर्तन है, इनमें से कोई भी उठा दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा लिया जाएगा वो उसका नहीं होगा। कहने का मतलब कि इनको स्पष्ट नहीं किया गया न्यूटन के कड़कावाद सिद्धांत से। तो ये 3 तो हो गए, ये इसमें से एक अगर ऑप्शन लिया गया है तो वो टिक करना है। ठीक है। ऐसे इसमें कि अगर हाइगेन के तरंग सिद्धांत आ जाए तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत में ध्यान रखना कि द्विरेखीय संचरण और ध्रुवण को स्पष्ट नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कि इस सिद्धांत से अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण को स्पष्ट किया गया, लेकिन ऋजुरेखीय संचरण वह क्या है? ध्रुवण को स्पष्ट नहीं किया जा सका। ध्रुवण को स्पष्ट नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोटबुक में लिखनी है शॉर्ट, क्योंकि आपको शॉर्ट याद रखने हैं। आपके जो बोर्ड एग्जाम में उसमें तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कंपटीशन का मामला बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको शॉर्ट पहले जरूर लिखना है। तो इस सिद्धांत से अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण को स्पष्ट किया गया, जबकि ऋजुरेखीय संचरण और ध्रुवण को स्पष्ट नहीं किया गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि जैसे हाइगेन साहब ने अपना तरंग सिद्धांत दे दिया। अब तरंग सिद्धांत देने के बाद में यहाँ कुछ इनकी कमियां रह गई। कि कमियां क्या थी? उन्होंने एक तो ये बात कह दी कि ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। मैंने देखो ये रहा, एक तो इन्होंने ये कह दी कि ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। और फ्रेनल साहब एक अलग साइंटिस्ट हैं कि फ्रेनल साहब उन्होंने अपने प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, तब उन्होंने पाया कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं है, अनुप्रस्थ है। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है। तो यहाँ हाइगेन साहब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब इसके बाद में माइकलसन मोर्ले,
तो मैं इसको मिटा देता हूँ और उन साइंटिस्टों के नाम लिख देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना फ्रेनेल की मैं डेट नहीं लिखूंगा कब की बात है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक लंबे दौरान में उन्होंने इस प्रयोग को किया था और ऐसे माइकलसन मॉर्ले ने, मैं आपको बताऊँ, 4-5 साल बर्बाद किए थे उसमें। तो इस प्रकार से फ्रेनेल साहब ने और माइकलसन मॉर्ले ने अपना काफ़ी समय बर्बाद किया था, लेकिन फ्रेनेल साहब को तो उसमें सक्सेस मिल गई। उन्होंने तो बता दिया कि अंदर प्रकृति ने, जबकि अनुप्रस्थ है, जबकि माइकलसन मॉर्ले को कोई सक्सेस नहीं मिली, उनका समय बर्बाद ही हो गया। तो देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाइगेन साहब ने प्रकाश की कैसी प्रकृति बताई थी? अनुदैर्ध्य, और इनके संचरण के लिए माध्यम भी बताया था, और वो माध्यम का नाम क्या बताया? ईथर। अब इनके दोनों ही ये जो बात थी, ईथर माध्यम वाली बात, अनुदैर्ध्य प्रकृति वाली बात, ये दोनों ही अनसक्सेस रहे। अब देख लेते हैं कि देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे अनुदैर्ध्य प्रकृति से अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में किसने बताया? तो वो फ्रेनेल साहब थे। तो फ्रेनेल ने किसको स्पष्ट किया? फ्रेनेल ने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्पष्ट किया। तो आप यहाँ कह सकते हो फ्रेनेल ने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्पष्ट किया। अब देखो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो अनुदैर्ध्य प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है। अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है जब कोई तरंग संचरित हो और जो माध्यम की कण है तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो उसको तो कहते हैं हम अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ होती है जब कोई तरंग संचरित हो रही है और जो माध्यम के कण है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो तब उस तरंग की प्रकृति होगी वो होगी अनुप्रस्थ। तो ये आप डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ हम केवल ये बात कर रहे हैं कि हाइगेन साहब ने बताया कि प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो फ्रेनेल साहब ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये किसने स्पष्ट किया? फ्रेनेल साहब ने स्पष्ट किया। अब नेक्स्ट बात आती है, इन्होंने ईथर माध्यम के बारे में बताया था कि प्रकृति में ईथर माध्यम में जिसमें प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं। तो माइकलसन मॉर्ले, नाम क्या है? माइकलसन मॉर्ले ने अपने अनेक प्रयोग किए थे, लेकिन वो असफल रहे, उनके परिणाम नकारात्मक रहे, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने पाया कि इस माध्यम में कोई इस प्रकृति में कोई ईथर माध्यम नहीं है। तो माइकलसन मॉर्ले ने स्पष्ट किया अपने प्रयोगों द्वारा, स्पष्ट किया कि प्रकृति में कोई ईथर माध्यम नहीं है। तो माइकलसन मॉर्ले ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि प्रकृति में कोई ईथर माध्यम नहीं है। प्रकृति में कोई ईथर माध्यम नहीं है। ये लो साहब, ये हाइगेन साहब की भी बात हो गई कि हाइगेन साहब ने कौन कौन सी कमियां की और इनको किस किस ने दूर किया। अब देखो मेहनत किस किस की हो गई? फ्रेनेल साहब की हो गई, माइकलसन मॉर्ले की हो गई। अब इसका लुत्फ कोई और ही उठाएगा। अब इन्होंने इनके बारे में बता दिया। अब आए मैक्सवेल साहब, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा मैक्सवेल, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ये मैक्सवेल अलग हैं। इन्होंने अपने समीकरण भी दिए थे। मैं आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण भौतिकी फिजिक्स में मैं इनके समीकरण लिखाऊंगा आपको, और इनका समीकरण एक समीकरण उसमें भी मिल जाएगा क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। हालांकि इनके कुछ स्पेशल भी फिजिक्स हैं, उनमें तो इन्हीं के समीकरण है ही, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक समीकरण है इनका, और इन्होंने स्पेशली अपने 4 समीकरण दिए थे जो कि संशोधित समीकरण थे अन्य साइंटिस्टों के। मोस्टली आपको पता ही चीटिंग तो करते ही थे आइंस्टीन साहब। तो हाँ मैक्सवेल के 4 समीकरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण भौतिकी में, आइंस्टीन की बात नहीं कर रहा, आइंस्टीन तो अलग थे, उनकी तो अलग बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ माइकलसन मॉर्ले ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट बात की जाए तो मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल ने 1860 की बात है, 1860 में मैक्सवेल ने इनको कॉपी किया। किस किस को कॉपी किया? फ्रेनेल को, माइकलसन मॉर्ले को और कुछ हाइगेन को भी। तो इन्होंने अपना विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, मतलब मैंने अभी कहा है आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण भौतिकी में मैं आपको मैक्सवेल के 4 समीकरण पढ़ाऊंगा, तो वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, अपने समीकरण दिए थे, तो हम वहाँ इनको पढ़ लेंगे। तो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत 1860 की बात है। तो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, चौथा पॉइंट क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत बात कब की है, 1860 की। तो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। अब देखो इन्होंने अपने तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या बताया, तो कुछ नहीं कॉपी किया था इन्होंने, बहुत कुछ कॉपी किया था और कुछ अपने भी समीकरण दिए थे और कुछ अपने भी अलग से सिद्धांत दिए थे। तो देखो इन्होंने मैक्सवेल साहब ने बताया कि ध्यान रखना, यदि आपको कोई प्रकाश की परिभाषा पूछी जाए आपसे, तो आपको मैक्सवेल के अनुसार बतानी है। जो प्रकाश की परिभाषा दी जाती है वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो मैक्सवेल साहब ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यहाँ स्पेस है आ जाएगा ये। तो देखो मैक्सवेल साहब ने बताया प्रकाश किसका रूप है, इनके अनुसार, किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार। यही प्रकाश की परिभाषा, यदि आपसे कोई प्रकाश की परिभाषा पूछता है तो आपको मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बतानी है। तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारी जो दृष्टिपटल है, आप रेटिना कह सकते हो, नेत्र का जो रेटिना है उस पर संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। तो यहाँ प्रकाश किसके रूप में संचरित होता है, या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है तथा हमारे दृष्टि पटल पर संवेदना उत्पन्न करता है। तो इसको याद रख लेना आप, दृष्टि पटल पर संवेदना, अर्थात हमारा जो रेटिना होता है नेत्र का, उस पर संवेदना उत्पन्न करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, संचरित होता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैक्सवेल साहब ने बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है और यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। मैं आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ाऊंगा। यहाँ तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको ओपन किया तो, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अलग से चैप्टर है तो उसमें हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें और रेडियो किरणें। तो उनमें से दृश्य भाग है, जो दृश्य भाग है 4000 एंगस्ट्रॉम से, जिसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम एनसीईआरटी के अनुसार। बाकी आपको ये डाटा अलग मिलेगा, राजस्थान बोर्ड के अनुसार 4800 से 7800 है। तो आपका एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तो हम तो उसी के अनुसार ही चलेंगे। तो कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य उस वो जो दृश्य प्रकाश है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के 7 भाग हो गए, उनमें से जो दृश्य भाग है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का दृश्य भाग ही क्या है, प्रकाश है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण 7 प्रकार की है। जैसे गामा किरणें, गामा किरण को प्रकाश नहीं कहोगे आप, गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रकाश तो वही है, क्योंकि ये जितनी भी किरणें हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें, रेडियो किरणें, ये जितनी भी किरणें हैं इनमें से एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का भाग वो कितना है, आप इसको नोट कर लेना। कितना है आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसकी वेवलेंथ कितनी है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। इतनी तरंग दैर्ध्य का जो भाग है वो दृश्य भाग है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ ऊर्जा, अगर आपको प्रकाश की परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या कहना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। यह प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर संवेदनाएं उत्पन्न करता है। बात समझ में आई कि नहीं।
तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब ये देख लेते हैं कि जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो कितनी घटनाओं को समझाने में सहायक रहा था। तो देखो, प्रकाश के रेखीय संचरण यहाँ से लेकर के 6 घटना, कहने का मतलब प्रकाश के रेखीय संचरण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, इन घटनाओं को समझाने में सफल रहा। तो ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनमें से अगर एक आध घटना दे दी जाए और 3 इसमें से दे दी जाए तो वो ऑप्शन में ऐसे आ जाती हैं। तो ये बहुत ही, जो आज मैं करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही आपको ज़रूरी है याद करके रखना है इनको। और बाकी जो भी बच्चों के, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ अगर मोबाइल में आपके नहीं पढ़ पाता हूँ, अगर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा तो यहाँ पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बस उन्हीं में रह जाऊँगा। और इन बातों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें अपना टाइम किस में देना है, पढ़ने में देना है। तो अगर आपके जो भी डाउट्स हैं तो मैं आपके कमेंट जैसे क्लास होने के बाद में मैंने पढ़ लिए तो या तो यूट्यूब पर नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, या जूम ऐप पर मैं आपके स्पेशल, आप अपने क्वेश्चंस लिख लो जो भी है। यूट्यूब, जो जूम ऐप पर हम क्लास लेते हैं तो वहाँ इसी यूट्यूब वाली स्पेशल क्लास रख लेंगे एक दिन। तो मैं आपको डाउट्स पूछने के लिए उस दिन कहूँगा कि आप डाउट्स पूछो, कोई भी जितने भी टॉपिक हो गए हैं तो आपको वहाँ पूछना है और मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूंगा। और जहाँ तक पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट डे ही यूट्यूब पर क्लियर करता चलूँगा। तो आप जितने भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट्स में लिख दें और कमेंट जरूर दें। मैं आपको कमेंट एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। वो मैं कभी भी पढ़ूँ, क्लास होने की जस्ट बात पढ़ूँ या क्लास के दौरान पढ़ूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखो, इनके द्वारा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन 6 घटनाओं को समझाने में सहायक रहा। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा किस किस को स्पष्ट किया गया? प्रकाश के रेखीय संचरण और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा किसको स्पष्ट किया गया? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत द्वारा, अब ये देखो, प्रकाश का रेखीय संचरण, रेखीय संचरण, और क्या है? अपवर्तन, और क्या है? परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, और क्या है? ध्रुवण को स्पष्ट किया गया। अब देखो, यहाँ बर्ड विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये थोड़े बाद की घटनाएं, लेकिन इस सिद्धांत द्वारा इनको भी समझाया जाता है, बर्ड विक्षेपण और प्रकीर्णन। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, उस टाइम जो घटनाएं ज्ञान थी उनको इन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसलिए ध्यान रखना कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत काफी मान्य सिद्धांत है। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत काफी मान्य सिद्धांत है, लेकिन इसको भी एक चैलेंज मिला, इसको भी चुनौती मिली। कब? जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको शॉर्टली समझा देता हूँ कि क्या है। देखो, तो लेकिन देखो, प्रकाश क्या है, ये प्रश्न कितना कठिन होता जा रहा है प्रकाश के बारे में जानना। जब एक बात बताओ कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, किसकी खोज हुई? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जैसे सौर ऊर्जा प्लेट का मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि सौर ऊर्जा प्लेट में सिस्टम क्या होता है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, जैसे ये प्लेट है, ये क्या है? सौर ऊर्जा प्लेट। इसको हम कहते हैं प्रकाश सुग्राही धातु, क्योंकि प्लेट में जो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रकाश सुग्राही होते हैं। प्रकाश सुग्राही का मतलब ये होता है कि जब इनकी सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो इनकी सतह से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? अब क्यों निकलते हैं, ये सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको 11वें चैप्टर में क्लियर कराऊंगा, क्वांटम फिजिक्स में। ये क्वांटम फिजिक्स की बात है। ये तो किसकी है? किरण प्रकाश की। यहाँ तक किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, इन घटनाओं को किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, अर्थात प्रकाश की किरण प्रकृति और तरंग प्रकृति के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। और जबकि इन घटनाओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इसके लिए इनके लिए क्वांटम फिजिक्स अलग से बनाई जाती है। तो देखो, यहाँ
किसी प्रकाश सुग्राही धातु पर या किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन, जैसे सौर ऊर्जा प्लेट है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उस इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट कर लिया जाएगा और वो बैटरा तक पहुंच के बैटरा चार्ज हो जाएगा तो आपको विद्युत प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हो गया कि अब एक बात बताओ कि यहाँ प्रकाश सतह पर आपतित हुआ, प्रकाश सतह पर आपतित हुआ तो फिर वो प्रकाश चला कहाँ गया भाई? न परावर्तित हुआ, न अपवर्तित हुआ, न विवर्तन, न व्यतिकरण, न ध्रुवण, इनमें से किसी भी घटना को नहीं देखा गया। ये एक नई घटना थी कि जब किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला था। कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, तो जब हम आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति आती है, एक उचित आवृत्ति होती है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मान होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो देखो, जब धातु की सतह से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन को गति मिल गई, तो आवेशों का प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो आवेशों का प्रभाव हो गया। वो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इस प्रकार से हमें विद्युत धारा प्राप्त हो गई। किससे प्राप्त हुई है? देखो, प्रकाश डालने पर हमें क्या प्राप्त हो गई? विद्युत धारा। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इन सभी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत अब तक आए वो सब असफल हो गए, क्योंकि इनमें से कोई घटना नहीं थी भाई। ना अपवर्तन हुआ, ना परावर्तन, न विवर्तन, न व्यतिकरण, न ध्रुवण, न बड़ विक्षेपण, न प्रकीर्णन, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ एक नई घटना को देखा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इनसे कहा गया करो सिद्ध। मैक्सवेल साहब से कहा गया और जितने भी उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे उनसे कहा गया कि इसको स्पष्ट कीजिए, तो सभी के हाथ खड़े हो गए। अब बताओ, अब आप खुद ही बताओ कि प्रकाश क्या है भाई। अब तक प्रकाश इतने सिद्धांत दे दिए, कोई किसी घटना को सिद्ध कर रहा है, कोई किसी घटना को सिद्ध कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब बताओ कि प्रकाश क्या है। समस्या खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? अब इसके बाद में देखो, मैक्सवेल के बाद में प्लांक साहब आए। उन्होंने कुछ सूझबूझ से काम लिया। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश न तो तरंग है, न विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उन्होंने कहा प्रकाश ऊर्जा के पैकेट है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा के पैकेट। जो विद्युत, जैसे उन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग बताया था मैक्सवेल ने, तो इन्होंने उनसे बिल्कुल हट करके सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट हैं, ऊर्जा के बंडल हैं, और जब वो बंडल किसी धातु की सतह पर आपतित होंगे, जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। उनकी बात भी सही है। तो समस्या हमारे लिए तो खड़ी हो गई भाई। अब तक विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति पढ़ रहे थे, उससे पहले तरंग प्रकृति भी पढ़ रहे थे, उससे पहले कणीय प्रकृति भी पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली प्रकाश है क्या भाई? समस्या है, एक्चुअली प्रकाश है क्या? तो देखो, न्यूटन साहब ने कड़कावाद सिद्धांत दिया था, उसको तो मैं ही असफल करूं। किसके सिद्धांत के आधार पर? मैं ऐसा नहीं, मैं कोई नया क्रिएशन कर रहा हूं कि मैं जो आइंस्टीन साहब के सिद्धांत के आधार पर इसको असफल करने की कोशिश करूं। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया, जो बच्चे पहले चैप्टर की क्लास ज्वाइन की है उनको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करे या उससे अधिक वेग से गति करे तो उसका द्रव्यमान अपने ब्राह्म द्रव्यमान का कई गुना हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। किसके अनुसार? आइंस्टीन साहब के अनुसार। आइंस्टीन साहब ने स्पेशल रिलेटिव थ्योरी फिजिक्स में कहा है, आइंस्टीन साहब के अनुसार स्पेशल रिलेटिव थ्योरी फिजिक्स में कहा है कि जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो मैंने आपको समीकरण में उसके मान रख के भी बताया था कि उसका इनफाइनाइट आया था द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इनफाइनाइट हो गया। अब एक बात बताओ, न्यूटन साहब ने कहा था कण है। न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि ये कण है। अगर हो सकता है आइंस्टीन होते तो उनको अच्छे से समझाते कि नहीं? तो आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं, या अब हम ही बात करें तो आइंस्टीन साहब के सिद्धांत ये कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान इनफाइनाइट हो रहा है कि नहीं? न्यूटन साहब ने कहा था कण है। कण एक वस्तु हो गई, पार्टिकल है, वो कण है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जब कण है तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान जब उसका द्रव्यमान होगा तो प्रकाश है, प्रकाश के वेग से ही गति कर रहे हैं वो कण। तो जब उसका अनंत द्रव्यमान हो गया तो एक बात, प्रकाश तो यहाँ पृथ्वी पर भी आ रहा है,
हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो जब हमारी खोपड़ी पर अनंत द्रव्यमान का कण गिरेगा तो क्या होगा? समस्या है, मतलब कण तो नहीं है। आई न्यूटन साहब का सिद्धांत फेल है। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं? आइंस्टीन साहब के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन साहब आपको पता ही है, भौतिक विज्ञान के सुपरस्टार। तो आइंस्टीन साहब के सिद्धांत के अनुसार देखो, पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था, जब किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो या प्रकाश के वेग के बराबर हो तब उसका द्रव्यमान इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कई गुना हो जाता है अपने ब्राह्म द्रव्यमान का। और जब उन्होंने न्यूटन साहब ने उसको कण बताया है, कण का कुछ द्रव्यमान होगा तो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसका इनफाइनाइट द्रव्यमान हो गया, और इनफाइनाइट द्रव्यमान हो गया तो हमारी खोपड़ी पर गिरेगा तो क्या होता? कि हम जीवित रहते? नहीं रह पाते। तो कुल मिला के कण नहीं है। ये तो हम भी स्पष्ट कर रहे हैं, आइंस्टीन साहब के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं। तो कहता रहा हूँ सभी ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं और उतना ही इस प्रश्न को कठिन बना दिया है। तो यहाँ मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब चलो बहुत ही अच्छे हैं कि उन्होंने कितनी घटनाओं को सिद्ध किया है, इतनी सारी घटनाओं को सिद्ध कर दिया। और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब बाद में इनकी भी रिसर्च हुई तो इनको भी स्पष्ट किया गया। तो अब बात आई प्रकाश विद्युत प्रभाव की। किसकी आई? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अभी कोई स्पष्ट नहीं कर सका। तब 1900 की बात है, प्लांक साहब आए, मैक्स प्लांक। तो अब नेक्स्ट हम बात किसी कर लेते हैं? मैक्स प्लांक की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ चार्ज, प्रकाश का इतिहास। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला जो मैटर है वो किस में लिखना है? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में। मैं आपके लिए नोट सेंड नहीं करूंगा, ये आपको उसी में से लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी? प्लांक साहब की, मैक्स प्लांक। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 में। तो मैक्स साहब का कौन सा था? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा क्रमांक है वो आप देख लेना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कब की बात है? ये 1900 की। ठीक है। तो इन्होंने बताया था मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में, या आप ये कह सकते हैं ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश स्रोत से यह ऊर्जा के बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है। ये किसने कहा था? मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक इनके अनुसार जो प्रकाश है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होता है। तो इनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में, या पैकेट बोल सकते हो, पैकेट के रूप में प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। ये बात किसने कही थी? मैक्स प्लांक ने। अब इन्होंने इसके आधार पर जब इनकी समझाने की बात की गई, इनको समझा तो दो कैसे क्यों होता है, तो इनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बेचारे कैसे समझाएं, समस्या तो है। तो अब जब इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कोई भी प्रकाश स्रोत है, उससे किसके रूप में उत्सर्जित होता है? क्वांटा या फोटोन के रूप में, ऊर्जा के बंडलों के रूप में, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। अब इसकी व्याख्या तो नहीं कर पाए, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, थोड़ा बहुत तो इन्होंने भी बताया था, लेकिन जो विस्तृत व्याख्या की थी वो की थी आइंस्टीन साहब ने। तो इन्होंने तो बस इतना बताया कि जब ये ऊर्जा के पैकेट किसी धातु की सतह पर गिरते हैं, प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित होते हैं, जैसे ये प्रकाश सुग्राही सतह है, इस पर ऊर्जा के पैकेट बंडल आपतित हो जाएं, तो ये क्या करेंगे? अब ऊर्जा इसको दे देंगे। किसको दे देंगे? भाई जो परमाणु है, धातु की सतह, प्रकाश सुग्राही धातु की सतह,
उसमें जो परमाणु होंगे उसके बाहर को उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो वो इस ऊर्जा को पा करके, ऊर्जा के पैकेट हैं, बंडल हैं, उनसे ऊर्जा पा करके क्या कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इतना किसने बताया, इतना किसने बता दिया था, मैक्स प्लांक ने। तो अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया था। तो पर लेकिन इन्होंने इस प्रश्न को और कठिन बना दिया और रहस्यमय बन गया कि अब ये कह रहे हैं क्वांटम है, फोटोन है, ऊर्जा के पैकेट हैं, और वो मैक्सवेल साहब थे, उन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा। लेकिन अब हम क्या करें, अब हम क्या कहें कि प्रकाश क्या है। भाई प्रॉब्लम है या नहीं है, भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम किसको मान लें। तो हमारी इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन आए, आइंस्टीन साहब। तो हमारी समस्या के समाधान के लिए आइंस्टीन साहब आए, और आइंस्टीन साहब ने अपना एक सिद्धांत दिया, आइंस्टीन का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। 1905 की बात है, और इसके लिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1905 में। तो आइंस्टीन का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, सॉरी 1905 में, 1932 के लमसम में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1905 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जो आइंस्टीन साहब थे, आइंस्टीन का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, मैं इसको बिठा देता हूं इस चित्र को। आइंस्टीन का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, यहाँ इसका क्रमांक लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्रमांक है वो लिख लेना, आइंस्टीन का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत। आइंस्टीन साहब ने द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया। आप ये कहोगे कि देखो इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था, इनका सिद्धांत क्या था, प्रकाश की दो द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। किसकी होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। किसने कहा था, आइंस्टीन साहब ने कहा था। और इन्होंने क्या कहा, देखो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया, प्लांक साहब ने क्वांटम सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपनी द्वैत प्रकृति सिद्धांत, इन्होंने कहा प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। एक तो प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति भी होती है, एक फोटोन प्रकृति होती है। इस प्रकार से द्वैत प्रकृति होती है। ये किसने बताया, आइंस्टीन साहब ने। अब आप सोच रहे हो इन्होंने क्या विशेष कह दिया, एक मैक्सवेल साहब का ले लिया और एक किसका ले लिया, प्लांक साहब का ले लिया। सही बात है, उन्होंने दोनों के ले लिया और लेके सिद्धांत तो दिया, आप दे लेते। भाई इनको इसी चीज़ के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। पर लेकिन नोबेल पुरस्कार देना इतना ईजी नहीं होता। हम ये सोच रहे हैं इसी बात के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, तो यह इतना ईजी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इन्होंने इसको विस्तृत व्याख्या की थी कि किस प्रकार से इनकी द्वैत प्रकृति होती है। तो इसको शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किस प्रकार से बताया था। देखो इन्होंने बताया कि जैसे कोई धातु की सतह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके ये 12th में ये कंसेप्ट लिखा नहीं मिलेगा आइंस्टीन साहब वाला, और शायद ही कम बुक्सों में लिखा मिलता है। आगे चल के आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ आइंस्टीन साहब ने बताया, मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ, कि जैसे किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या आपतित हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है। तो यदि इस प्रकाश व उसके परमाणुओं के बीच में यदि कोई इंटरेक्शन होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति हुई, फोटोन प्रकृति या क्वांटम प्रकृति। यदि इसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले तो ये कोई अन्य घटना प्रदर्शित करे, वो कौन सी घटना में आ जाएगा, इनमें से कोई भी घटना हो जाए वो घटना प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार इन्होंने इनकी द्वैत प्रकृति सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की सभी घटनाओं को स्पष्ट किया जा सका। क्योंकि यहाँ मेन पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया, ऊर्जा का स्थानांतरण। भाई ऊर्जा का स्थानांतरण वही इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है। तो आइंस्टीन साहब ने बताया कि यदि प्रकाश जिस सतह पर आपतित हो रहा है, यदि उस सतह के साथ यदि कोई इंटरेक्शन करता है, यदि कोई अन्योन्य क्रिया करता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अर्थात वहाँ प्रकाश की फोटोन प्रकृति होगी। यदि कोई इंटरेक्शन नहीं करता है तो वहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति होगी। इस प्रकार से उन्होंने आइंस्टीन साहब ने अपनी द्वैत प्रकृति सिद्धांत को स्पष्ट किया, और यही सर्वमान्य सिद्धांत है। वर्तमान का सर्वमान्य सिद्धांत आइंस्टीन साहब का द्वैत प्रकृति सिद्धांत है। तो मैं आपको यहां शॉर्टली लिख देता हूं, सर्वमान्य सिद्धांत। ये कैसा सिद्धांत है, हाँ इसकी डेट और लिख लेते हैं,
1905। और ये कैसा सिद्धांत है? सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत, आप इसको लिख लेना। इन सभी घटनाओं को सिद्ध किया, मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, सभी घटनाओं को सिद्ध किया प्रकाश की, या स्टार लगा लो, सभी घटनाओं को सिद्ध किया, सभी घटनाओं को सिद्ध किया, सिद्ध किया या स्पष्ट किया। तो आप इसको विस्तृत लिख लेना कि आइंस्टीन के द्वैत प्रकृति सिद्धांत द्वारा इनके नाम लिख लेना, इन घटनाओं को सिद्ध किया गया या स्पष्ट किया गया। तो ये रही थी आपके प्रकाश की हिस्ट्री। लेकिन अब मैं आपसे भी एक प्रश्न करूंगा। तो यहाँ तक प्रकाश अभी भी देखो प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, बट मुझे तो नहीं लगता द्वैत प्रकृति होगी। आज भी ये समस्या का विषय, सभी यही कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति नहीं होगी, एक सिंगल नेचर होगा, प्रकाश का एक एकल स्वभाव होगा। अब जिस स्वभाव की रिसर्च में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो अभी तक हमें ये नहीं बताया कि प्रकाश क्या है। इट्स रियलिटी दैट वी नो दैट व्हाट इज लाइट। हमें अभी ये नहीं पता है कि प्रकाश क्या है। तो यहाँ अब देखो मैं बताऊं कि इसको कैसे हम कह सकते हैं कि हम इसको नहीं मान्य करेंगे। हम थोड़े गणित में चले जाएं तो आपने पढ़ा होगा कि जो कुछ संक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे हम 0 में 0 का भाग दें तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो वहाँ से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने कहा, मैं इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्लास काफ़ी लंबी हो गई तो आज इस क्लास को यहीं पहुँच करेंगे, बस इसी कंसेप्ट को बताने के बाद में। ध्यान रखना आपका ये ऑप्टिक्स का जो भाग है और स्थिर वैद्युतिकी का भाग है, अगर फिजिक्स में ये आपने चैप्टर जल्दी पढ़ लिए तो फिर उतने बड़े बड़े चैप्टर आपके बचे नहीं है। सबसे बड़े चैप्टर यही हैं और शायद सबसे ज़्यादा नंबर के भी यही हैं। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ ली तो आप पास तो एक ही चैप्टर से हो जाओगे। एक ही चैप्टर का मतलब एक ही फिजिक्स, ऑप्टिक्स जो पार्ट है उसी से हो जाओगे। अगर पास वाले मतलब जो प्राण बचाओ आंदोलन करते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, बाद में प्राण बचाओ आंदोलन करते हैं कि सर कुछ दे दें पास मार्किंग वाला तो पास हो जाए। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 0/0 क्या होता है। भाई आप कहोगे कि अनिर्धारित है, इनवैलिड है, ये ऐसा नहीं होगा। हम 0 भाग नहीं दे सकते। आप कैलकुलेटर में देख करके देख लीजिए, मैथ वाले बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन बायो वाले एक बार कैलकुलेटर यूज कर लें तो वो 0 में 0 का भाग दे करके देखें तो वहाँ क्या आएगा, इनवैलिड, मतलब एरर आ जाएगा, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। अब क्यों है वो रीजन समझ लो। जैसे माना कि ये ऐसा क्यों है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित। बहुत सी संक्रियाएं इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, तो बहुत सी ऐसी संक्रियाएं जो कि अपरिभाषित हैं अभी भी, और इसको दूर करने के लिए लिमिट का उद्भव हुआ। मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे। तो देखो यहाँ जैसे माना कि ऊपर कोई संख्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऊपर कोई क्या है, संख्या है और नीचे 0 है। तो जब किसी संख्या, माना संख्या a है, a में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, और अगर ऊपर 0 है नीचे संख्या है तो क्या आएगा, यहाँ तो इनफाइनाइट आएगा और यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ दो नियम लागू हो रहे हैं कि माना ऊपर संख्या है नीचे 0 तो इनफाइनाइट आ रहा है, माना कि ऊपर 0 नीचे संख्या है तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ दो हल हैं। इस संक्रिया के कितने हल हो रहे हैं, 2 हल। 0/0 होने पर एक तो इनफाइनाइट आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 हल हो रहे हैं। तो इसको अपरिभाषित कह दिया। क्या कह दिया, अपरिभाषित, क्योंकि गणित में किसी भी संक्रिया के 2 हल संभव नहीं है। 2 + 2 4 ही होंगे, बाकी कुछ और नहीं होगा। तो किसी भी गणितीय संक्रिया कोई 2 हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल होता है, एक ही सिंगल हल होता है। यहाँ कितने हल हैं, 2 हल हैं। और 2 हल हैं तो अब क्या किया जाए भाई, 2 हल हैं तो अब क्या किया जाए, इसको अपरिभाषित कहा गया। क्या कहा गया, अपरिभाषित। तो फिजिक्स मैथ की बुआ, मतलब भाई यहाँ भी तो प्रूफेशन चाहिए हर चीज़ का। यहाँ भी ऐसे ही नहीं कह दिया तो मान लिया। वो प्रारंभिक अवधारणाएं अलग होती हैं कि जिनको कह दिया मान लिया। जैसे न्यूटन साहब ने अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, वो केवल कह दिया है, वो मान लिया है। वहाँ की अभी तक उसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। आप कहीं भी जो भी बच्चे हैं वो आप उसको सिद्ध करवा के देखिए कि न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र दिया है वो एक प्रारंभिक अवधारणा है, या उसको व्युत्पन्न किया सकता है, उसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते, अभी तक कोई व्युत्पन्न नहीं कर पाया है, वो प्रारंभिक अवधारणा है। तो यहाँ आ जाओ कि जब किसी एक संक्रिया 2 हल आपको ये स्वीकार नहीं है तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति स्वीकार आपको क्यों है, मेरा ये प्रश्न है। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
जब एक संक्रिया आपके दो हल स्वीकार नहीं है तो प्रकाश की आपको द्वैत प्रकृति स्वीकार क्यों है? तो रियलिटी भी यही है, आज भी प्रकाश के बारे में नहीं पता कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट, यदि आपको प्रकाश की परिभाषा पूछी जाए तो आपको सिंगल वर्ड नहीं सॉरी एक शॉर्टली डेफिनेशन देनी है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने काफ़ी घटनाओं को स्पष्ट किया है और क्वांटम सिद्धांत द्वारा केवल इन घटनाओं को स्पष्ट किया गया है। क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको नोट्स में लिखना है, क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को स्पष्ट किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये किसके द्वारा है? क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा है ये? क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत द्वारा। और बाकी ये जितनी भी घटनाएं हैं ये कौन सी हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। तो ये बात माइंड में क्लियर हो गई होगी कि अब प्रकाश क्या है, आप भी जान गए प्रकाश क्या है, लेकिन क्लियरली स्पष्ट तो नहीं हुआ, आज भी स्पष्ट नहीं है, इस पर रिसर्च जारी है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। और रिसर्च क्यों जारी है, क्या है, वो सब बातें आपकी समझ में आ गई। ये प्रकाश का इतिहास है, काफ़ी इंटरेस्टिकल है। ये क्वेश्चन जितने भी सिद्धांत आए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्वेश्चन उतना ही रहस्यमय बनता गया कि प्रकाश क्या है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों के लिए गुड बाय।